नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसने भारत और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों का ही भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1857 और ये कहानी एक ऐसी छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सवाल तो बड़ा दिलचस्प है ना? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक मामूली सी बात, एक अफवाह, उस बारूद के ढेर में आग लगा सकती है जो 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। और ये कहानी है उन्हीं चर्बी वाले कारतूसों की। जरा खुद को एक सिपाही की जगह रखकर देखिए। आपके लिए आपकी बंदूक और आपका धर्म दोनों ही सबसे ऊपर है। लेकिन क्या हो अगर आपको दोनों में से एक को चुनने पर मजबूर कर दिया जाए? 1857 में सिपाहियों के साथ बिल्कुल यही हुआ। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। तो जब ये अफवाह फैली कि नए कारतूसों पर इन्हीं जानवरों की चर्बी लगी है, तो ये सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं था, इसे उनके धर्म और उनकी पहचान पर एक सीधा हमला माना गया। और फिर तो बस हालात बिजली की तेजी से बिगड़े। 29 मार्च को मंगल पांडे ने अकेले ही इसका विरोध किया और कुछ ही हफ्तों के अंदर ये अकेला विरोध एक बड़ी बगावत में बदल गया। मंगल पांडे की फांसी ने तो जैसे आग में घी का काम किया। 10 मई को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया और उनका रुख था सीधा दिल्ली की ओर। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ एक कारतूस इतनी बड़ी बगावत की वजह हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कारतूस तो बस वो चिंगारी थी। असली ईंधन तो पिछले 100 सालों से धीरे धीरे जमा हो रहा था। तो चलिए अब उन गहरी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस आग को इतना भड़काया। तो सबसे पहली वजह थी पॉलिटिक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो थी व्यापारी बनकर, अब वो बन चुकी थी शासक, और उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। एक के बाद एक भारतीय राजाओं और नवाबों से उनकी सत्ता, उनका राजपाट छीना जा रहा था। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही शातिर तरीका निकाला, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। इसी कानून का इस्तेमाल करके सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। जाहिर है भारतीय राजघरानों में गुस्सा उबल रहा था। और रही सही कसर पूरी कर दी 1856 में अवध के विलय ने। अवध के नवाब पर खराब शासन का इल्जाम लगाकर उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था, खास तौर पर उन सिपाहियों के लिए जो ब्रिटिश फौज में थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अवध के ही रहने वाले थे। सोचिए उन पर क्या बीती होगी। जिस सरकार के लिए वो जान दे रहे थे, उसी ने उनके घर, उनके नवाब का अपमान किया। पॉलिटिक्स तो एक बात थी, लेकिन लोगों की जेब पर भी डाका डाला जा रहा था। अंग्रेजों की लगान नीतियां किसानों की कमर तोड़ रही थीं। उनकी बिजनेस पॉलिसी की वजह से भारत का मशहूर कपड़ा उद्योग और छोटे मोटे कारोबार तबाह हो गए थे। भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था और भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने जैसे कुछ सामाजिक सुधार भी किए। हो सकता है उनके इरादे नेक हों, लेकिन उस वक्त कई भारतीयों को ये अपने धर्म और रीति रिवाजों में सीधी दखलंदाजी लगी। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, इससे लोगों में ये डर फैल गया कि अंग्रेज जबरदस्ती सबका धर्म बदलवाना चाहते हैं। और आखिर में बात करते हैं उन्हीं की जिन्होंने इस बगावत की शुरुआत की, सिपाही। जो सिपाही कंपनी की ताकत की रीढ़ थे, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। कम सैलरी, कोई प्रमोशन नहीं, ऊपर से बेइज्जती। फिर 1856 में एक नया कानून आया कि सिपाहियों को लड़ने के लिए समंदर पार भी जाना पड़ सकता है, जो उस वक्त कई हिंदुओं के लिए धर्म के खिलाफ था। तो गुस्सा हर तरफ था, राजाओं में, किसानों में और खुद सिपाहियों के दिलों में। तो बस माहौल पूरा तैयार था, और जैसे ही मेरठ में चिंगारी भड़की, वो जंगल की आग बन गई। देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को उसने अपनी चपेट में ले लिया। चलिए देखते हैं कि यह विद्रोह आगे कैसे बढ़ा। विद्रोहियों का पहला टारगेट था दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल था। उन्होंने वहां कब्जा किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। यह एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था। उन्हें एक चेहरा मिल गया था जिसके नाम पर पूरे देश को एकजुट किया जा सकता था। दिल्ली तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते आग कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार हर जगह फैल गई। दिल्ली में भले ही बादशाह का चेहरा आगे था, पर असली कमान जनरल बख्त खान के हाथ में थी। वहीं कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर्स ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस घटना को क्या कहा जाए, इस पे हमेशा से अलग अलग राय रही हैं।
और वी.डी. सावरकर वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। और इन नेताओं की बहादुरी का आलम यह था कि दुश्मन भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो उन्हें हराने वाले ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज ने खुद लिखा कि वो विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे अच्छी सैन्य नेता थीं। सोचिए, जो जनरल उन्हें हराने आया था वो खुद उनकी वीरता का लोहा मान रहा है। और इस विद्रोह में जज्बे के आगे उम्र भी कोई मायने नहीं रखती थी। बिहार के वीर कुंवर सिंह को ही देख लीजिए। 80 साल, जी हां, 80 साल की उम्र में उन्होंने बगावत का झंडा उठाया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वो सबसे कामयाब नेताओं में से एक साबित हुए। ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबा दिया गया, हजारों जानें गईं, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस विद्रोह के नतीजे क्या हुए। सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत पर सीधे लंदन से ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू हो गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और फौज को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी बगावत दोबारा ना हो सके। और इस बड़े बदलाव पर मुहर लगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने। सीधे शब्दों में कहें तो एक ट्रेडिंग कंपनी का राज खत्म और ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा राज शुरू। अब भारतीयों का भरोसा जीतने के लिए क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया। इसे भारतीयों का मैग्ना कार्टा तक कहा गया। इसमें वादा किया गया कि अंग्रेज अब किसी के धर्म में दखल नहीं देंगे और सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी का हक मिलेगा। बेशक ये वादे भविष्य में भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए अपनी मांग रखने का एक बड़ा आधार बने। तो भले ये लड़ाई जीती नहीं जा सकी, पर इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसकी एक बहुत बड़ी विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे लिए मायने रखती है। पहला, इसने मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दूसरा, फौज में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करके अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। तीसरा, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच शक और नफरत की खाई और भी गहरी हो गई। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसने भारत के लोगों में पहली बार एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा की। ये भविष्य के आजादी के आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना। एक ही घटना, लेकिन नाम दो, नजरिए दो। भारतीयों के लिए ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी, तो वहीं ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए ये सिर्फ एक सिपाहियों का गदर या सिपॉय म्यूटिनी था। तो सवाल आज भी वही है, ये क्या था? एक सिपाही विद्रोह, एक बगावत या आज़ादी की पहली लड़ाई? शायद ये सब कुछ था। और हम 1857 को किस नज़र से देखते हैं, ये इस बात को तय करता है कि हम खुद को एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर कैसे देखते हैं। ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।